हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाट का एजुकेशन में। आज पहले क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। वर्तमान में जो अभी जीवित है ये इतिहास का विषय नहीं है, जबकि शीघ्र जो अतीत होकर उसका अंग हो जाएगा, यानी जो घटना संपन्न हो चुकी होगी, चाहे अभी हो चाहे सालों हजारों वर्ष पूर्व हुआ हो, तो इतिहास का ये पार्ट बन जाता है। तो इतिहास जो है विगत घटनाओं का चिंतन करता है। जब हम ऐसी ऐतिहासिक क्रम में घटनाओं का वर्णन करते हैं तो उन्हें काल प्रसार में वितरित करने का काम करते हैं। तो इसको ना भौगोलिक क्रम में इसका उल्लेख किया जाता है और उसको स्थान अनुसार रखने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो हम स्टार्ट करेंगे क्लास प्राचीन भारत के इतिहास से, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था और विशाल पर्वतमालाएं, नदियां, इनकी भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और वर्तमान मानव का स्वरूप जो है क्रमिक विकास का परिणाम है। और इतिहासकार जो है अध्ययन के लिए, अध्ययन की सरलता की दृष्टि से इतिहास को कई भागों में बांटा है। और प्राचीन भारत हम उस वर्गीकरण का एक भाग है जो ऐतिहासिक कालक्रम का अध्ययन हम ऐतिहासिक सामग्री या स्रोत के आधार पर करते हैं, क्योंकि इतिहास उन बातों का वृतांत होता है जो भूतकाल में हुआ हो, जो पास्ट में हो चुका हो। इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। और यह महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कई रूपों में सुरक्षित है, जिसे हम इतिहास की सामग्री या इतिहास का स्रोत कहते हैं। ठीक है। और प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। हमारे इतिहास के स्रोत में इस क्षेत्र में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोदकर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य द्वारा पत्थर को काटकर बनाए गए जो गंडासे थे, क्या जी, गंडासे थे। ठीक है। इससे लेकर भव्य इमारत बनवाए गए, जिसको भवनावेश और राजकवि बाण ने हर्षचरित जो लिखा था, तब सभी प्रकार की चीजें उसमें शामिल है। और अपने अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से हम इन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। ठीक है। और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में भी जानेंगे। ये दो सोर्स होते हैं भारतीय इतिहास को जानने के। और आगे चलकर ना इस श्रेणी को ना फिर छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाएगा। जो पुरातात्विक स्रोत है इसको भी बांटेंगे और साहित्यिक स्रोत जो है इसको भी बांटने का काम करेंगे। तो आइए जानते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होगी। तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य जो है इसमें सबसे पहले तो अभिलेख शामिल होगा। ठीक है। यहां पर पहले स्पेस क्रिएट करता हूं मैं। चलिए, भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं इसको जानते हैं। ठीक है। स्रोत क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला जो हो जाएगा, यहां देखते हैं, पुरातात्विक, अभी मैंने बताया था आपको, पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा हो जाएगा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी जो मैंने बताया आपको पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा अभिलेख। क्या चीज? अभिलेख। उसके बाद स्मारक। ठीक है। तीसरा आ जाएगा, इसमें भवन भी शामिल कर लीजिए, स्मारक और भवन। तीसरा आ जाएगा सिक्का, जो प्राचीन कालीन सिक्के थे। उसके बाद आ जाएगा जो मूर्तियां, प्राचीन कालीन मूर्ति जो थी। और आ जाएगा चित्रकला। और इसमें जोड़ दिया जाए तो एक आ जाएगा मुहर। ठीक है। ठीक है, ये है पुरातात्विक स्रोत। अब आगे बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? साहित्यिक स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो यहां देख लीजिए। पहला तो भारतीय साहित्य की बात करेंगे। ठीक है, भारतीय साहित्य। और दूसरा हो जाएगा विदेशी साहित्य। जो विदेशी यात्री आए थे उन्होंने भी अपनी आत्मकथा या फिर अपना यात्रा वृतांत लिखा था। तो इसमें विदेशी यात्रियों के विवरण, जो यात्री थे, यात्री के विवरण को देखेंगे। ठीक है, मोटा मोटी पहले इसको बांट लेते हैं, उसके बारे में फिर आगे जानेंगे। ठीक, ये हो गया इतिहास के स्रोत। ठीक, फिर भारतीय इतिहास को हम लोग बांटने का प्रयास करेंगे। आगे भारतीय इतिहास, इसको
बांटेंगे 3 भाग में। पहला, कलर चेंज कर लो ताकि आपको सही से समझ आ सके। पहला हो जाएगा धार्मिक साहित्य। क्या चीज? धार्मिक साहित्य हो जाएगा, भारतीय इतिहास की बात कर रहा हूं। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। फिर हो जाएगा संगम साहित्य। ठीक है, ये हो गया संगम साहित्य। तो इनको भारतीय इतिहास को 3 भागों में हमने बांट लिया। ठीक, चीजें क्लियर है आपको? ये 3 भाग में भारतीय इतिहास को हमने डिवीजन कर लिया। अब जो है आगे धार्मिक साहित्य को फिर से बांटेंगे 3 भाग में। ये कौन कौन से हो जाएंगे? पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा हो जाएगा बौद्ध साहित्य, तीसरा हो जाएगा जैन साहित्य। ठीक है, शॉर्ट में साहित्य लिख देता हूं मैं यहां पर, समझ लीजिएगा आप लोग, ये साहित्य ही है। ठीक, और धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करें तो इसको जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैं बता दूं, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, कल्हन के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई, पाणिनि के द्वारा अष्टधाई की रचना की गई, और मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया, कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूत, ऐसे बहुत सारे रचनाएं, जैसे बाणभट्ट का हर्षचरित, कादम्बरी, इन सभी के अंतर्गत जो है ये धर्म साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर संगम साहित्य की बात आती है। इसमें जैसे तिरुकुरल हो गया, शिल्पाधिकारम हो गया, मणि मेखलय, जीवक का चिंतामणि, जीवक का चिंतामणि, ये सभी रचनाएं इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसको जानने के लिए सीधे जब बुक पढ़ाएंगे बुक के बारे में, तो उस बारे में बाद में जान लेंगे। ठीक, अब तीसरा पार्ट जो आता है हमारा विदेशी साहित्य के, विदेशी यात्री के विवरण, इसको जानेंगे, विदेशी यात्री के विवरण के बारे में। ठीक, तो विदेशी यात्री के विवरण को देखेंगे इस तरह से कुछ। पहला जो यूनानी लेखक थे, दूसरा चीनी लेखक, और तीसरा आ जाएंगे अरबी लेखक। इन सब के बारे में, यूनान और रोम को भी जोड़ लीजिए इसमें। ठीक, यूनान और रोम के लेखक, चीन के और अरब के लेखक, इसके बारे में जानेंगे। यूनान और रोम के लेखक के बारे में अगर कहें तो पहला हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक, उसके बाद दूसरा बताइए आप लोग, टॉलमी। तीसरा हो जाएगा हेरोडोटस। ठीक है, और चौथा हो जाएगा नियार्कस, और पांचवा हो जाएगा जिसको अरिस्टोबुलस कहते हैं। पढ़े होंगे आप लोग इन सब के बारे में, लेकिन फिर भी विस्तार में जानना जरूरी होता है। ठीक, चीनी यात्री की बात करें या चीनी लेखक की बात करें तो हो जाएंगे फाहियान, दूसरा हो जाएगा वेनसांग, तीसरा हो जाएगा इत्सिंग। ठीक है, ऐसे ही और भी सारे लेखक हैं, उनके बारे में धीरे धीरे आगे जान लेंगे। और अरबी लेखक की बात की जाए तो अरबी लेखक में इनमें कौन कौन से हो जाएंगे? तो अरबी लेखक हो जाएंगे अल सुलेमान, जिसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना है। दूसरा हो जाएगा अल मसूदी, अल मसूदी। तीसरा हो जाएगा इब्न बतूता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इब्न बतूता के बारे में जानना है इधर, वेंसांग के बारे में और फाहियान के बारे में जानना है इधर, मेगास्थनीज, टॉलमिस, और बस यही दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटी जो साहित्यिक स्रोत के बारे में मैंने बताया। ठीक है, अब जो मेन पार्ट आता है यहां पर, ये मेन पार्ट है जो पुरातात्विक स्रोत था, इसमें आता है जो अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्का, ये सभी आता है ना। तो यहां पर जो हम ये चीजें हैं इसको अभी आगे क्लियर करेंगे। एक पार्ट में यहां पे और बता दूं आपको, ये जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य, इसको भी ना आगे जाकर के हम लोग बांटने का प्रयास करते हैं, ब्राह्मण साहित्य को। बौद्ध साहित्य के बारे में
सडनली पढ़ लिया जाएगा, कोई बड़ा मैटर नहीं है इसमें। ब्राह्मण साहित्य थोड़ा विस्तार से जानते हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आ जाता है क्या क्या, देखते हैं यहां पर। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आएगा, डिवीजन करते हैं इसको। पहला तो आ जाएगा वेद, दूसरा आ जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आ जाएगा जो आरण्यक है, चौथा उपनिषद, पांचवा आ जाएगा वेदांग, छठा आ जाएगा उपवेद। ये सभी चीजें अक्सर बुक में भी नहीं मिलता है। उपवेद हो गया। चौथा आ जाएगा षड दर्शन, क्या षड दर्शन, ठीक। उसके बाद यहीं पे डिवीजन कर लो, महाकाव्य आ जाएंगे, क्या चीज महाकाव्य, और आ जाएंगे पुराण, और इसमें ऐड करूं तो स्मृति आ जाएंगे। इसमें मोटा मोटी जानना है वेद के बारे में, और जो ब्राह्मण ग्रंथ है तो थोड़ा बहुत, और उपनिषद के बारे में, और वेदांग के बारे में, और पुराण के बारे में। ये चार इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें जान लेना है। तो ये मोटा मोटी हो गया हिस्ट्री का डिवीजन, जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया इन सब का विवरण के बारे में, जो पुरातात्विक साहित्य थे और साहित्यिक साहित्य के बारे में, साहित्यिक सोर्स के बारे में, और विदेशी यात्रियों के विवरण को भी उसमें शामिल किए, किसमें साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इसको शामिल कर दिए, ताकि आपको आसानी हो सके। सबसे पहले तो पुरातात्विक शास्त्र जो है, तो प्राचीन वस्तु जो होते हैं या इमारत के अवशेष का अध्ययन जो है पुरातत्व शास्त्र, ये इसको कहा जाता है। क्या चीज? पुरातत्व शास्त्र, यानी एपिग्राफी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। इसको पुरातात्विक साक्ष्य को। और भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो पितामह है वो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, ठीक है। अभी देखे हम लोग ये चीजें, और अभिलेख और शिलालेख के बारे में जान लेते हैं। तो अभिलेख जो होता है, इसका अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? ये पूरा लेख शास्त्र कहलाता है, अभी मैंने आपको बताया, यानी कि एपिग्राफी, ठीक है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। ये चीज आपको क्लियर है। और प्राचीन समय में अगर आप कहें तो अभिलेख जो है अक्सर शिलाओं पर, किस पर? अभिलेख के बारे में बात की जाए तो ये अक्सर शिला यानी पत्थर पर मिलते थे, शिलाओं पर। दूसरा जो है ये कहां मिलते थे? जैसे स्तंभ कोई बनाया जाता उस पर अभिलेख लिखाया जाता था। और ताम्र पत्र पर मिलता था। क्या चीज पर? ताम्र पत्र पर, ताम्र पत्र, इस पर अभिलेख मिलता था। अक्सर दीवारों पर भी देखने को मिलता था प्राचीन काल में, दीवार पर। और कौन कौन से? प्रतिमाएं जो थी, प्राचीन कालीन प्रतिमाएं, मूर्तियां, इस पर भी अभिलेख अक्सर उकेरे जाते थे। और सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया का जो बोगाज कोई से प्राप्त अभिलेख है, बोगाज कोई अभिलेख, जो 1400 ईसा पूर्व है, बोगाज कोई अभिलेख, ठीक है। कौन सा? बोगाज कोई अभिलेख, ये माना जाता है। और इस पर ना वैदिक देवताएं कौन कौन से? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख किया गया है, और इन्हीं का नाम मिलता है। इनसे ना ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में बहुत सारा हेल्प मिलता है। और इससे आर्यों के पूर्व की ओर जो ईरान से आने का साक्ष्य भी मिलता है। किससे? बोगाज कोई अभिलेख से। ये चीजें क्लियर है। और जो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख है अशोक का है, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। जो D.R. भंडारकर नामक एक हिस्टोरियन थे, विद्वान थे, उन्होंने केवल अभिलेख पर ही जो अशोक का इतिहास है लिखने का प्रयास किया था। और अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मणी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में मिले थे। जब हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि कौन कौन से अशोक के द्वारा अभिलेख लिखाया गया था या फिर उकेरवाया गया था, अक्सर स्तंभों पर। और मास्की, गुज्जरा, निट्टूर और उदेलम से प्राप्त अभिलेख में ना अशोक के नाम का उल्लेख अक्सर मिलता है। और अन्य अभिलेख में देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी, यानी देवों का प्यारा, उसको कहा गया था। किसको? अशोक को। सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि में अशोक का अभिलेख पढ़ा था। ये चीजें हम लोग क्लियर करेंगे मौर्य साम्राज्य जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी मोटा मोटी जान लेते हैं इसके इतिहास के स्रोत के बारे में।
यहाँ पर जो है दूसरा है मास्की और गुज्जरा अभिलेख या शिलालेख। इसमें ना अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, अभी मैंने क्लियर किया। अगला आता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें राजकवि हरिसेन द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया। अगला अभिलेख है ऐरन अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो शासक जो था भानुगुप्त, इसके द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ लेख, जो सर्वप्रथम भारत पर हुण आक्रमण की जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में यह अभिलेख लिखवाया गया था। चीजें क्लियर है आपको? इसमें देखेंगे फिर, अभी मैंने जब वर्गीकरण किया था जिसमें बताया था सिक्कों के बारे में, तो सिक्कों का अध्ययन जो है मुद्राशास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। क्या चीज? न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। और प्राचीन सिक्के जो आहत सिक्के थे, पंचमार्क, इस पर चिन्ह था, केवल चिन्ह दिया जाता था। और पहला सोना का सिक्का, पहला स्वर्ण सिक्का जो है हिंद यूनानी शासक के द्वारा ढलवाया गया था। किसके द्वारा? हिंद यूनानी शासक के द्वारा ढलवाया गया था। ये नोट्स इस तरह से कुछ तैयार किया गया है पीपीटी के तहत, ताकि ये चीजें आपको जल्दी जल्दी क्लियर होते जाएंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर करना है कि अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त जो है प्राचीन राजा द्वारा यह ढलवाया जाता है। क्या चीज? सिक्का। और प्रचुर जो है ऐतिहासिक जानकारी इससे उपलब्ध होता है। अगर साधारण रूप से बात किया जाए तो 206 ईस्वी से लेकर के 206 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक, कितना? 300 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं यानी सिक्कों की सहायता से ही प्राप्त होता है। और कुछ मुद्राएं जिसमें तिथियां भी खुदवाई गई थी, जो कालक्रम निर्धारण में बहुत सहायक सिद्ध हुई थी। ठीक है, और पुराने सिक्के जो है तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। और प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता था। क्या चीज? आहत सिक्का कहा जाता था, जो पुराने सिक्के थे। ठीक है, क्या चीज? आहत सिक्का, पुराने सिक्के, आहत सिक्का लिख दिया मैंने, आप लोग नोट करते जाइए। और आहत सिक्के जो होते, पंचमार्क सिक्के होते थे, जो 5वीं सदी ईसा पूर्व में बनाई गई थी, जो ठप्पे मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषा में इसको आहत मुद्रा कहा जाने लगा था। और पंचमार्क या आहत सिक्का पर ना, जैसे किस किस चीज का मार्क रहता था? केवल चिन्ह रहता था ना। ती आहत सिक्के के देखिए कुछ उदाहरण है। इस पर ना कौन कौन से चिन्ह रहते थे, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं। उस पे जैसे पेड़ का चिन्ह हो गया, कभी कभी मछली का चिन्ह, ठप्पा ही लगता था सिर्फ। और कभी कभी जैसे सांड का, और हो गया जैसे इस आहत सिक्के पर हाथी का भी ठप्पा लगाया जाता था कभी कभी। इसका? हाथी का। आधा चांद बना दिया जाता था, जिसको अर्धचंद्र कहा जाता था। क्या? अर्धचंद्र। ये सभी ठप्पे आहत सिक्के पर लगाए जाते थे। और सबसे अधिक सिक्के जो है मौर्योत्तर काल में बने थे, जो मुख्यतः सीसा, चांदी और तांबा और सोना का था। मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्योत्तर काल में जो सिक्के बने थे, किस किस चीज के? तांबा के। और कौन कौन सी चीज के बने थे? सीसा के, चांदी और अक्सर सोने का सिक्का भी मौर्योत्तर काल में देखने को मिला था। ठीक है, चीजें क्लियर है। और सातवाहन के शासकों ने सीसा और गुप्त शासक ने सोना का सर्वाधिक सिक्का चलाया था। सीसा का सबसे अधिक किसने चलवाया था? इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा। सीसा का सिक्का सातवाहन वंश के द्वारा सबसे अधिक, और सोना का सिक्का गुप्त शासक द्वारा, जिसको स्वर्ण सिक्कों का युग भी कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है, और सबसे अधिक सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? यवन शासक के द्वारा सिक्का पर लेख लिखने का काम। यवन शासक जो है क्या करते थे? सिक्कों पर लेख लिखवाते थे। किसके द्वारा? यवन शासकों द्वारा। ये चीजें आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, और समुद्रगुप्त के द्वारा जो है वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के पे उस पे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता था। समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त, इसने क्या किया था? वीणा बजाते हुए मुद्रा छपवाया था। वीणा बजाते हुए, ठीक है, मुद्रा छपवाया था, सिक्का यानी कि। ठीक, तो यहां पर सिक्के के अध्ययन जो है इसको मैंने क्लियर कर लिया। अब जो अगला पार्ट आता है स्मारक और भवन और गुफा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, इसको कलर चेंज कर लूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएंगे आपको। स्मारक भवन या गुफा के बारे में जानेंगे, इसको इरेज कर लूं, आप लोग नोट कर लिए? चलिए नोट कीजिए, तब तक इसको मैं बताता हूं। ये जो है स्मारक भवन और गुफा, तो स्मारक भवन से जनता का जो है आध्यात्मिक और धर्मनिष्ठता का ज्ञान होता है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो प्राप्त हुए थे भवन लगभग लगभग 5500 वर्ष पुराना जो सैंधव शब्द का पता चला था, और नया शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितना साल पुराना है, तो नया शोध जो आया है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग 8000 वर्ष प्राचीन माना गया है। क्लियर है? और अतरंजी खेरा ये सब में खुदाई हुआ था, जिसमें पता चला कि देश में लोहे का प्रयोग सबसे पहले 1000 वर्ष पूर्व हुआ था। 1000 वर्ष पूर्व किस चीज का? लोहे का प्रयोग। ठीक है, चीजें क्लियर होते जा रही हैं आपको? ओके। और प्राचीन काल में ही भारत में भारी संख्या में मंदिर का भी निर्माण हुआ था, जिसके अवशेष बिखरे रूप में पूरे देश में भी पड़े हुए हैं। महल और मंदिर की शैली में वास्तुकला के विकास का पर्याप्त जानकारी भी मिलता है, और कई स्थानों से इसे प्राप्त मंदिर, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी में है, भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर में, ये मंदिर नोट करते जाइए आप लोग, यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है कि लिख पाऊं। और अजंता की गुफा के चित्र जो है, सुल्तानगंज से जो बुद्ध की तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है, और हिंदू कला और सभ्यता के पर्याप्त विकास का प्रमाण वहीं से मिलता है। ठीक है। और उत्तर भारत में बात की जाए तो ये चीजें मैंने टेस्ट सीरीज में भी करवा रखा था। उत्तर भारत में कौन सी शैली? नागर शैली की मंदिर मिलती है। कौन सी शैली? नागर शैली की मूर्तियां मिलती है। ठीक है। और दक्षिण भारत में ये मिलती है द्रविड़, एक्सट्रीमली सॉरी, कौन सी? द्रविड़ शैली की मूर्तियां देखने को मिलती है। और मध्य भारत की बात की जाए तो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सअप मिलता है जो मध्य भारत में। और दक्षिण भारत में तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है, कौन सा? दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के अंदर राजराजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर, ये जो है ना द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ठीक है। और उत्तर भारत में कही जाए, उत्तर भारत में नागर शैली जो है, तो नागर शैली में जो मंदिर बनते हैं, कंदरिया महादेव की मंदिर, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव की मंदिर जो नागर शैली में बना है, जो खजुराहो का मंदिर है। ठीक है। और भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के जो कई द्वीप हैं हिंदू संस्कृति से, वहां से स्मारक भी मिले हैं। और मुख्य रूप से जावा के जो बोरुदुत्तर स्तूप है, महायान बौद्ध स्तूप, और कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, ये चीजें पता है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। एक मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जावा एक कंट्री है। कौन सा? जावा। यहां से जो मिला है बोरोबुदुर स्तूप, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जाम में आपको। बोरो, इसको इरेज कर लेता हूं, बोरोबुदुर स्तूप, ये क्या है? महायान बौद्ध स्तूप है। जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो वहां बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, महायान हीनयान, तो ये दोनों में से महायान बौद्ध स्तूप का ये उदाहरण है। कहां पर? बोरोबुदुर स्तूप, जावा। जावा एक कंट्री है। ठीक, तो चीजें क्लियर हो गई आपको। यहां पर हम लोगों ने देखा स्मारक भवन और मूर्तियों के बारे में, तो यहां पर इसको जान लेते हैं। स्मारक भवन इमारत के अवशेष जो होते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है इसमें। और कुम्हरार पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। अगर बिहार की बात की जाए, अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी, या फिर आप बीपीएससी एडीओ की या फिर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर ये चीजें क्लियर है आपको। कुम्हरार पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। अशोक द्वारा बाबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया। कौन कौन सी गुफा थी ये? इसको मैं इरेज कर लेता हूं, बहुत ज्यादा ये हो गया है। चलिए, आप लोग को नोट करना होगा तो बैक करके नोट कर लीजिएगा। चलिए, सही से क्लियर हो गया। अब यहां पर ये 4 गुफा का निर्माण हुआ है। कौन कौन सा? सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा, जूम कर लो, विश्व झोपड़ी और लोमस।
ठीक है, ये सब ना आजीवकों को प्रदत्त किया गया था। किसके द्वारा? ये सब अशोक के द्वारा बराबर की पहाड़ियों से। कहां से? बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का वर्णन। मूर्तियां और चित्रकला के बारे में मैंने अभी बताया। कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ था और बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां जो गांधार शैली में है और अजंता की गुफाओं से चित्र जो है पहली शताब्दी से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक इसका प्रमाण मिलता है। ठीक, चीजें क्लियर है? इधर भी इरेज करूं। यहां पे देख लीजिए मोटा मोटा जो फैक्ट्स है इसको देख लीजिए आप लोग। दशरथ द्वारा नागार्जुनी पहाड़ी से गुफा का निर्माण हुआ जिसमें गोपी गुफा, वेदाथिका गुफा और वापिया का गुफा जो आजीविकों को प्रदत्त था। ठीक है, और यहाँ जो है बराबर की पहाड़ी से ये 4 गुफा है और यहाँ जो है नागार्जुनी पहाड़ी में गुफा है। कौन से? 3 गुफा है, गोपी, वेदाथिका और वापिया का गुफा। चीजें क्लियर है? और अजंता का जो चित्र है ना बहुत ही मनोभावनी है, सुंदर झलक मिलने वाला है और चित्रकला में माता और शिशु और मरणासन राजकुमारी जैसे चित्र से वहां पर सजाया गया और बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र भी वहीं पर किया गया। सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है वह वहां पर अजंता की गुफा में। और यहां पर जो है ना मुहर जो था, मुहर के बारे में थोड़ा सा फैक्ट और जान लेते हैं। जो अवशेष होते हैं उससे प्राप्त मुहर से प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है और मुहर से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में भी पता लगता है। ठीक, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो बसाड से प्राप्त मिट्टी की मुहर मिला है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। इसको भी कनेक्ट कर ही लेते हैं ताकि एक भी फैक्ट छूटने ना चाहिए। मोहनजोदड़ो के बसाड से, जगह का नाम है बसाड, ये जगह का नाम है। किसकी? मिट्टी की मुहर, मिट्टी की मुहर मिली है मोहनजोदड़ो के बसाड नामक जगह से, जो धर्म प्रतीकों में उसकी धार्मिक अवस्थितियों का उससे ज्ञान मिलता है। ठीक है, कहां से? मोहनजोदड़ो बसाड, मिट्टी की मुहर मिली है वहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद हम लोग अब आएंगे साहित्यिक स्रोत पर। साहित्यिक स्रोत यानी साहित्यिक साक्ष्य के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है धार्मिक साहित्य। मैंने अभी आपको बताया था जब उसका डिवीजन किया था। धार्मिक साहित्य में क्या क्या? वेद, वेदांग, उपनिषद और पुराण के बारे में मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ को अलग से देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वेद के बारे में। तो वेद के द्वारा है ना प्राचीन आर्य के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और वैदिक युग की संस्कृति जो है दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है? तो ये वेद होता है। वेद की संख्या कितनी है? तो वेद कितने हैं? तो वेद हैं 4। ठीक, कौन कौन से वेद हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। ठीक, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद ये लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व, कितना? 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है ऋग्वेद के बारे में। और यह सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन है। ठीक, ऋग्वेद के बारे में मैं यहां पर क्लियर करता हूं सारे तथ्य। पहला तथ्य हो जाएगा सबसे प्राचीन है क्या? ऋग्वेद सबसे प्राचीन। दूसरे तथ्य की बात करें, ये एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है, यानी ऋचाओं का संग्रह है इसमें। दूसरा फैक्ट यहां हो गया। ठीक, तीसरा पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें ना कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। चौथा फैक्ट, इसमें 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। पांचवें फैक्ट की बात करें तो 10,580 ऋचाएं हो जाएंगे किसमें? ऋग्वेद में। और इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि, इसके जो पाठ्यकर्ता होते हैं, पाठ्यकर्ता ऋषि, इसको होत्री कहा जाता है। होत्री। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है, 7वां फैक्ट, फर्स्ट एंड 10th मंडल जो है, ये जो है सबसे अंत में जोड़ा गया, सबसे लास्ट में इसको जोड़ा गया, पहला और 10वां मंडल। और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है
तीसरा और 9वां मंडल। ठीक है, ये सबसे पुराना है। तो तीसरे मंडल में क्या है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसमें क्या है, इसको क्लियर करना है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है इसमें सूर्य देवता यानी सविता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है यह, यानी कि सविता। तीसरा मंडल, ऋग्वेद का तीसरा मंडल सविता को है। और 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वां फैक्ट, 9वां मंडल ऋग्वेद का किसको समर्पित, तो भगवान सोम को। सोम यानी मदिरा होता है। और 10वां मंडल है चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना पर आधारित है। 10वां फैक्ट, और ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है किससे संबंधित है यह, तो 10वां मंडल होगा चातुर्वर्ण समाज से। चातुर्वर्ण समाज से संबंधित है ऋग्वेद का 10वां मंडल। ये फैक्ट्स आपको ऋग्वेद के बारे में सारे क्लियर है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से, ऐत्रेय, कौशितकी और जिसको सांख्यायन भी कहते हैं। ये भी मैं लिख दूं कि चीजें पता है आपको ऋग्वेद के बारे में। एक और फैक्ट लिख देता हूं, 11वां फैक्ट ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से, 2 ब्राह्मण ग्रंथ किसके, ऋग्वेद के। पहला हो जाएगा जिसको ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, इसको इरेज कर लूं आपको सही से दिख पाए, ऐत्रेय ब्राह्मण। और दूसरा जो है, दूसरा इसको कहा जाता है कौशितकी, कौशितकी, या फिर इसको संख्यायन भी कहा जाता है। क्या चीज, संख्यायन और संख्यायन। ठीक, इसको मिटा दूं ताकि क्लियर हो जाएंगे आपको। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण, और दूसरा हो जाएगा कौशितकी यानी या संख्यायन। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा है ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर में साहित्य में शामिल किया गया है। ये चीजें भी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, क्या चीज, मानव धरोहर साहित्य में शामिल किया गया है। 12वां पॉइंट ऋग्वेद के बारे में अगर नोट करना है आपको तो नोट कर लीजिए, क्या चीज, तो यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक जो वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन है यानी यूनेस्को द्वारा विश्व मानव धरोहर साहित्य में, विश्व मानव धरोहर साहित्य में ऋग्वेद को शामिल किया गया है। तो चलिए, इतने सारे फैक्ट्स हो गए आपके पास ऋग्वेद के बारे में। कोई भी फैक्ट्स आपके एग्जाम में छूटने ना पाए, इसके लिए ये सारे चीजें जानना आपको जरूरी था। ठीक है, इसको स्क्रॉल करके आप आगे पीछे करके देखते रहिएगा। ठीक, अगला पार्ट आता है दूसरा वेद जो है हमारा सामवेद। ठीक है, क्या चीज, सामवेद। इसको मैं इरेज कर लूं ताकि चीजें क्लियर हो पाएंगी। सामवेद दूसरा है, सामवेद। ठीक है, इसके बारे में भी जानते हैं। साम मतलब होता है क्या, गान। साम का मतलब होता है गाना या गान। ठीक, साम का अर्थ होता है, इसके मुख्यतः जो है यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र होते हैं इसमें संग्रह किया गया है सामवेद में। और जो आप धुन सुनते हैं ना, 7 स्वर, सा रे ग म प ध नी, तो इसकी उत्पत्ति इसी से हुई है, सामवेद से हुई है। सामवेद में जो कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है, सामवेद में ऋचाएं हो जाएंगे आपके 1875 ऋचाएं हैं। और सामवेद जो मंत्र होता है इसको गाने वाले को क्या कहा जाता है, इस मंत्र गाने वाले को, मंत्र गाने वाले, इनको कहा जाता है उद्गाता। ठीक है, चीजें क्लियर होती जा रही है आपको। और मुख्यतः ये सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। उद्गाता जो है ये मंत्र होते हैं सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको, एक भी फैक्ट छूटने ना पाए, सूर्य स्तुति के मंत्र है। और सामवेद के प्रमुख उपनिषद की बात की जाए तो कौन कौन से हैं, तो इसमें उपनिषद जो है सामवेद के उपनिषद ये 2 हैं। कौन कौन से, पहला तो हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। ठीक, छांदोग्य
और दूसरा हो जाएगा जैमिनीय या जैमिनी जिसको कहते हैं, जैमिनीय। ठीक है। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो ये भी दो हैं। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ दो कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसको यहां देख लेते हैं। पहला हो जाएगा, पहला पंचविश, पंच जिसको पंचविश ब्राह्मण कहते हैं। और दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा षड्विश। ठीक है, षड्विश ब्राह्मण। तो ये सारे फैक्ट्स जो थे सामवेद के बारे में थे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। साम का अर्थ गायन होता है, इसमें ऋचाएं 875, मंत्र गाने वाले जो होते हैं उद्गाता होते हैं, इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति की चर्चा की गई है। उपनिषद जो है इसमें कौन कौन से? छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें सामवेद में तो पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण की बातें कही गई है। ये चीजें जो थी किसके बारे में थी? सामवेद के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं, फैक्ट्स जो भी हैं। तो यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ के नियम और विधान का संकलन मिलता है और यही कारण इसको कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को कौन सा वेद? तो कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। ठीक, एक फैक्ट हो गया। दूसरे फैक्ट की बात की जाए तो यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है, पद्य प्लस गद्य दोनों में है। तीसरे फैक्ट की बात की जाए यजुर्वेद के बारे में तो यह यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद जो है और कृष्ण यजुर्वेद दो भाग में है, दो पार्ट, दो भाग यजुर्वेद के। पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। अगर शुक्ल यजुर्वेद की बात करें, जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें केवल पद्य है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद में पद है। और कृष्ण यजुर्वेद की बात करी जाए तो इसमें गद्य प्लस पद्य दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर करते जाना है। आगे बढ़ते हैं। तीन फैक्ट हो गया। चौथे फैक्ट की बात करें यजुर्वेद के बारे में, इसमें जो उपनिषद हैं कौन कौन से है? उपनिषद, उपनिषद की बात की जाए तो दो उपनिषद हैं, दो नहीं, इसमें ना 4 उपनिषद हो जाएंगे। ठीक, उपनिषद कितने हो जाएंगे? 4। चलिए इसमें ABCD लिख देते हैं। पहला हो जाएगा इसमें कठोपनिषद, कठोपनिषद। ठीक, बी यानी दूसरा, दूसरा हो जाएगा ईशोपनिषद, ईशोपनिषद। तीसरा जो हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहां पर। चौथा जो हो जाएगा मैत्रायणी उपनिषद, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैत्रायणी उपनिषद। ये है ऋग्वेद के 4 उपनिषद और ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। चलिए 4 फैक्ट हो गया। 5वें फैक्ट पे आते हैं। 2 ब्राह्मण ग्रंथ किसमें? यजुर्वेद में। ये 2 कौन कौन से हो जाएंगे? चलिए ए बी कर लेते हैं। पहला तो शतपथ ब्राह्मण और दूसरा हो जाएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण। कौन सा? तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक, ये था यजुर्वेद के बारे में सारे फैक्ट्स। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी पेन लेकर बैठे हो आप लोग तो नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट वेद की तरफ। इसको डिलीट कर दूं। चलिए नेक्स्ट है अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसकी रचना जो है ना अथर्व और अंगिरस ऋषि द्वारा किया गया। इसके रचनाकार कौन कौन से हैं? रचना किसके द्वारा किया गया? तो इस ऋषि का नाम है अथर्व प्लस अंगिरस ऋषि, अंगिरस ऋषि। इनके द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई और इसको अथर्वांगिरस भी कहा जाता है। अथर्वांगिरस वेद इन्हीं के नाम के कारण। इसमें सूक्त की बात की जाए तो सूक्त को टोटल कितने हो जाएंगे इसमें? तो 731 सूक्त है। ठीक,
अध्याय कितने हैं इसमें? टोटल इसमें 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र की बातें इसमें बताई गई है। कितना? 6000 मंत्र हैं किसमें? अथर्ववेद में। और ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब का वर्णन जो है इसी में मिलता है और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए अथर्ववेद का तो एक ही है, उसका नाम है गोपथ। क्या चीज? गोपथ ब्राह्मण इसका नाम है। ओके, क्लियर है आपको? गोपथ ब्राह्मण। ठीक। और मुंडक उपनिषद से जो है भारत का पहला, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सबसे पहले उसके उपनिषद के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले जानिए आप लोग ये कि अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद जो है इसमें उपनिषद कौन कितने हैं? उपनिषद, तो उपनिषद की बात की जाए तो अथर्ववेद के उपनिषद हैं मुंडक, मुंडक उपनिषद, शॉर्ट में उपनिषद लिख दूं। दूसरा हो जाएगा प्रश्न उपनिषद। कौन सा? प्रश्न उपनिषद। तीसरा हो जाएगा इसमें मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, क्लियर है? तो ये 3 उपनिषद हैं अथर्ववेद का। और जो मुंडक उपनिषद है इसी से जो भारत का वाक्य है, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, इसी से लिया गया है। सत्यमेव जयते यह इसी उपनिषद से लिया गया है। इसमें सभा और समिति की 2 प्रजापति है, उनकी 2 पुत्रियां, इसको कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में ही प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन है। प्रजापति की, प्रजापति पुत्री जो है कौन कौन से हैं? एक है सभा, एक का नाम है सभा, दूसरी का नाम है समिति। इसका भी वर्णन अथर्ववेद में ही किया गया है। ये सारे फैक्ट्स थे अथर्ववेद के बारे में। ठीक है, क्लियर है चीजें? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लूं। वेदों के बारे में जो भी जानकारी थे हमने इकट्ठा कर लिया, आपको बता दिया, इसको नोट कर लिए होगा आप लोग। और ये ही सारी चीजें जो है एग्जाम में आने वाले हैं, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। चलिए इसको भी इरेज कर लिया जाए। अब जो जानेंगे यहां पर उपनिषद के बारे में, तो संहिता के बाद जो है ना ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद का स्थान आता है और उत्तर वैदिक काल में समाज संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी इसी से प्राप्त होता है। ठीक, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सभी के जितने भी ब्राह्मण थे सबको मैंने बता दिया। ठीक, और उपनिषद जो होते हैं कौन कौन से हैं वो भी देख लिया, वेदों के अनुसार उनके उपनिषद के बारे में। ठीक, ये शॉर्ट में दिया गया था। ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह है, सामवेद गीत मंत्रों का संग्रह है, और यजुर्वेद जो यह अनुष्ठान के नियम के बारे में बताया गया, कर्मकांड से संबंधित है, तंत्र मंत्र से संबंधित अथर्ववेद। ये शॉर्ट में चीजें हैं, मैंने सारा डिटेल्स आपको दे दिया इसके बारे में। ठीक है, अगला जो आता है वेदांग, क्या चीज? चलिए वेद के बारे में हमने जान लिया। ठीक, अब जो है वेदांग के बारे में जानते हैं। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। ठीक है, कितने? 6 वेदांग है। वेदांग 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है शिक्षा, शिक्षा। दूसरा वेदांग हो जाएगा ज्योतिष। ठीक, तीसरा हो जाएगा कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प। चौथा हो जाएगा व्याकरण, निरुक्त हो जाएगा, फिर निरुक्त। उसके बाद हो जाएगा छंद। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इन सारे वेदांगों के बारे में। शिक्षा वेदांग जो है इसमें उच्चारण विधि का वर्णन है। किस चीज का? उच्चारण विधि। शिक्षा वेदांग में उच्चारण विधि के बारे में बताया गया है। ज्योतिष वेदांग जो है इसमें भाग्य फल को दर्शाया गया है, भाग्य फल को। ठीक है, कल्प जो है इसमें कर्मकांड की जानकारी मिलती है। किसकी? कर्मकांड की जानकारी मिलती है। किसमें? इसमें, जैसे कि यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में जानकारी था, इसी तरह कल्प जो वेदांग है इसमें कर्मकांड की जानकारी मिलती है। ठीक,
व्याकरण से शब्द उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। किसकी? शब्द उत्पत्ति की जानकारी मिलती है, व्याकरण वेदांग जो है। अगला है निरुक्त, जिसमें भाषा विज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है, भाषा विज्ञान के बारे में। और आखिरी है छंद। छंद जो है, जो चतुष्पदी श्लोक है। कौन सा? चतुष्पदी श्लोक की जानकारी है छंद में। ओके। और इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया, और स्रोत सूत्र जो है, जैसे स्रोत सूत्र हो गया, गृह्य सूत्र हो गया, धर्म सूत्र, चीजें लिख देता हूं मैं यहां पर। स्रोत सूत्र, एक भी चीज छूट ना पाए, गृह्य सूत्र, और जो एक आता है वो है धर्म सूत्र। ठीक है। तो ये सारे सूत्र का अध्ययन जो है हम यज्ञ विधि विधान यानी कर्मकांड और राजनीति विधि व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसी से साहित्य का प्रणयन भी किया जाता है। तो ये सारी चीजें थी वेदांग के बारे में, जिसको हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन चीजों में आप एक चीज और शामिल कर सकते हैं, जैसे वेद है, वेदांग है, उपनिषद है ना, इसमें एक चीज आपको और शामिल करना है, महाकाव्य। ठीक है, ये छूट गया है, महाकाव्य को शामिल करना है। यानी वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्य का समय आता है, और इसमें रामायण महाभारत प्रमुख रूप से शामिल होता है। महाकाव्य में रामायण और महाभारत। रामायण हमारा आदि काव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और हिंदू धर्म जो यवन शासक के संघर्ष का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक। और महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने, और इसे प्राचीन भारतवर्ष का सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का पता चलता है। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो महाकाव्यों का विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें वर्णित कथाएं जो है, कल्पना का समावेश इसमें अधिक होता है। चीजें क्लियर है? इसमें जानने का क्या बात है? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, और महाभारत की रचना जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लिख दूं या समझ गए होंगे? उम्मीद है आप लोग सुन लिए होंगे, ये चीज आपको पहले से भी क्लियर होगा। अगला जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमको जो डिटेल्स में जानना है, ये पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण टोटल कितने हैं? तो पुराण 18 है। ठीक है, और पुराण में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन भी मिलता है। और पुराण का रचयिता और संकलनकर्ता लोमहर्ष है, उनके पुत्र उग्रसर्वा है। कौन कौन? पुराण के रचयिता लोमहर्ष, ठीक, लोमहर्ष, और उनके पुत्र जो है, लोमहर्ष के पुत्र उग्रसर्वा, इनका नाम है उग्रसर्वा। यही जो है इसके रचयिता हैं पुराण के। ठीक, क्या है? पुराण के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा के द्वारा इसकी रचना की गई। और पुराण में मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है। कौन सा? तो मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण इसमें माना जाता है। और पुराण प्राचीन काल से लेकर के गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटना का परिचय कराता है, और 6ठी शताब्दी से पूर्व से लेकर के प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए पुराण का ही एकमात्र स्रोत हमको मिल पाता है इतिहास में जानने के लिए। ठीक, ये चीजें क्लियर है, पुराण के बारे में जान लिया। तो ये थी मोटा मोटा फैक्ट। अब जानना है बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बौद्ध ग्रंथ के बारे में फैक्ट्स। जो भारतीय इतिहास जो है, इसका साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व देता है। और बौद्ध साहित्य ग्रंथ में त्रिपिटक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा? बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, नाम सुने होंगे आप लोग, जानते भी होंगे इसके बारे में। त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसमें क्या है, यहां क्लियर कर दूं, त्रिपिटक, इसमें ना भगवान बुद्ध की शिक्षा का वर्णन मिलता है। बुद्ध की शिक्षा, भगवान बुद्ध की शिक्षा का इसमें संकलन किया गया। इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है त्रिपिटक को। तो त्रिपिटक 3 भाग में कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा हो जाएगा सुत्त पिटक। ठीक है, और सी, ऑप्शन सी, अभिधम्म पिटक। तीसरा अभिधम्म पिटक इसको कहा जाता है।
ठीक है, चीजें क्लियर है। जो विनय पिटक है संघ संबंधी नियम आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। किससे संबंधित? विनय पिटक के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए यहां क्लियर कर दो कलर चेंज करके। विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम से संबंधित है। किससे? संघ संबंधी नियम इसमें है विनय पिटक में। सुत्त पिटक की बात करें, कौन सा? सुत्त पिटक, इसमें धार्मिक सिद्धांत के बारे में वर्णन है। धार्मिक सिद्धांत के बारे में वर्णन है किसमें? सुत्त पिटक में। चलिए क्लियर है चीजें। तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक जो है इसमें दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह है। किसमें? दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। इसमें अभिधम्म पिटक में। चलिए ये सारी जानकारी मिल गई आपको। बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया है और बौद्ध ग्रंथ के संबंधित जातक जो होते हैं बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन करते हैं। और इसमें दीप वंश महावंश नामक 2 पाली ग्रंथ है जो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देती है। कौन कौन से पाली ग्रंथ हैं? बौद्ध ग्रंथ, पाली ग्रंथ। तो पाली ग्रंथ कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा कौन सा? दीपवंश, ठीक। और दूसरा हो जाएगा महावंश, ये पाली वंश, ठीक है, पाली भाषा में लिखी गई। जो नागसेन था इसके द्वारा मिलिंद पन्हो लिखा गया था पाली भाषा में। नागसेन के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? यहां पर नहीं हो रही है चीजें। पाली भाषा में लिखा गया था नागसेन के द्वारा मिलिंद पन्हो, ठीक है। यह पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। किसके द्वारा? नागसेन के द्वारा लिखा गया था। और हिंद यवन शासक जो मिनांडर है इसके विषय में इसमें सूचनाएं दी थी नागसेन ने। किसके बारे में? तो हिंद यवन शासक जो था मिनांडर के बारे में सूचनाएं दी थी नागसेन ने इसमें, ठीक। और बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय जो है प्रमुख ग्रंथ है इसका कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया। और महायान संप्रदाय इसमें ग्रंथ जो है ललित विस्तार। तो बौद्ध ग्रंथ जो है 2 भाग में बटा था। एक था महायान और दूसरा था हीनयान, ठीक है। चीजें क्लियर है आपको, ठीक। महायान जो है क्या चीज? महायान का जो इंपॉर्टेंट बुक है महायान संप्रदाय का ललित विस्तार, उसका नाम था ललित विस्तार, ठीक। और हीनयान संप्रदाय जो है इसका मेन बुक जो था, इंपॉर्टेंट बुक था, उसका नाम था क्या चीज? कथा वस्तु इसका नाम था। चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन कार्य का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया। और दिव्यावदान जो है अशोक द्वारा उसके उत्तराधिकारी ने पुष्यमित्र शुंग तक के शासक का जो विषय है उसको सूचना दिया था। किसमें? दिव्यावदान, ठीक। ये सारा फैक्ट जो था बौद्ध साहित्य के बारे में था, जान लिए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला जैन साहित्य। इसके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतिहास का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जैन साहित्य यानी जैन ग्रंथ। जैन साहित्य को ना आगम कहा जाता है। जैन साहित्य क्या कहा जाता है? इसको आगम कहा जाता है। चीजें क्लियर है। और ऐतिहासिक रचना में जो है यह जैन ग्रंथ में जो परिशिष्ट पर्वन है, भद्रबाहु चरित्र और इसके आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र जो है, कालिका पुराण, ये सभी इंपॉर्टेंट है। मैं नाम बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र और आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र और कालिका पुराण, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और दैन जो जैन धर्म है इसका प्रारंभिक इतिहास जो है कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कौन सा? कल्प सूत्र से इसका प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलता है। किसका? जैन धर्म का, जिसका रचना जो है कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा किया गया था, ठीक है। इतने ही सारे फैक्ट थे मोटा मोटी जैन साहित्य यानी जैन ग्रंथ के बारे में। ओके, चलिए जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। यहाँ पर साहित्य की बात की जा रही है
इसलिए इतने ही सारे फैक्ट्स अभी आपको बताएंगे। जब जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार में जानेंगे। आज तो सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटी अंदाजा लगाना है इतिहास में क्या क्या चीजें आपको आगे जाननी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमुख ऐतिहासिक साहित्यों के बारे में। जो अष्टाध्यायी की ग्रंथ है पाणिनि के द्वारा रचना की गई, जिसमें संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ माना जाता है और पूर्व मौर्यकाल की सामाजिक दिशा का चित्रण मिलता है। दूसरा है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, इसमें मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण और राजकीय व्यवस्था पर लिखित पहली पुस्तक माना जाता है। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया, जिसमें कश्मीर का वर्णन किया गया। और अगला है महाभाष्य के द्वारा पतंजलि, इसके पतंजलि रचनाकार है और मौर्योत्तरकालीन व्यवस्था की जानकारी देते हैं। ठीक, ये मोटा मोटी आपको जानकारी मिल गया जो इंपोर्टेंट है। एक और है जो चंदवरदाई के द्वारा लिखा गया था। चंदवरदाई रचनाकार है। पृथ्वीराज रासो लिखा गया था, वो भी लिख देता हूं। पृथ्वीराज रासो, रचनाकार कौन है? चंदवरदाई। ठीक है, चंदवरदाई इसके रचनाकार है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धि का वर्णन है। किसके? पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धि का। ठीक, मोटा मोटी जो भी था मैंने बता दिया। और एक है महाभाष्य, लिख लीजिए, ये भी इंपोर्टेंट बुक है। कौन सा? महाभाष्य। महाभाष्य के रचनाकार जो है ये पतंजलि हैं। ठीक है, इसमें जो है पुष्यमुत्र शुंग जो है इसके विषय में जानकारी मिलता है। और एक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस शुरू में भी मैंने बताया था, ये चीजें जो है आपको जानना है। विशाख दत्त इसके रचनाकार हैं। कौन? विशाख दत्त। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि। ये सारे इंपॉर्टेंट बुक थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। विदेशी यात्रियों के वृतांत के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ये सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। तो विदेशी साहित्य जो है यूनान और रोम के लेखक और चीनी यात्री और अरब यात्री के बारे में मैंने बताया था। यूनान प्लस रोम मान लीजिए, दूसरा चीनी और अरबी, इन सब के बारे में जान लेते हैं। ठीक, हेरोडोटस जो है जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है, और 5वीं सदी में इसने हिस्टोरिका की रचना की थी। भारत फारस के संबंध का वर्णन किया था। ठीक, क्या चीज? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता था। अपनी रचनाओं में कहानियों को स्थान दिया था और इसने क्या लिखा था? हिस्टोरिका की रचना की थी। इसकी रचना क्या है? रचना का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, नाम क्लियर है आपको? और इसमें भारत फारस का वर्णन है। हिस्टोरिका में भारत प्लस फारस का वर्णन किया है। किसने? हेरोडोटस ने। क्लियर है आपको? ठीक, अगला आता है टीसीएस। टीसीएस के बारे में जानते हैं। ये जो टीसीएस है इसने ईरान का राज्यवैद्य माना जाता है। टीसीएस एक छोटा सा फैक्ट है, इसके बारे में जान लिए। ठीक, अगला है मेगास्थनीज। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट नाम है मेगास्थनीज, जिसने इंडिका की रचना की थी। किसकी? इंडिका की। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसमें सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और मौर्यकालीन समाज और राज व्यवस्था का इसने वर्णन किया है। किसने? मेगास्थनीज ने। चलिए क्लियर है। अगला है टॉलमी। इसके द्वारा ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखा गया। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री की रचना की, जो 1st सेंचुरी में लिखा था इसने। नेक्स्ट है पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सिख, जिसके लेखक अभी जानकारी नहीं मिल पाई, और भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इसमें जानकारी बताया गया। किसमें? पुस्तक जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक, ये था यूनानी और रोम के लेखक। चलिए क्लियर है। इसमें अगर आप जोड़ना चाहें तो एक दो और आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? नियार्कस थे, ऑनेसिक्रिटस थे, अरिस्टोबुलस थे, और सिकंदर के बाद जो आए थे 3 राजदूत, मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस। नाम आप लोग लिख लीजिए, बोल देता हूं। और मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, मैंने भी आपको बताया। और डायमेकस जो था यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डायमेकस, उसके बारे में लिख दूं। डायमेकस ये किसका राजदूत था? तो यह सीरियन नरेश, जो सीरिया का राजा था, उसका नाम था अंतियोकस। अंतियोकस, इसका राजदूत था डायमेकस। ये भी भारत आया था। ठीक, और प्लिनी जो था इसने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की।
ये सारे फैक्ट्स थे यूनान और रोम के लेखक के बारे में। अगला आता है चीनी लेखक। ठीक, चलिए नेक्स्ट है चीनी लेखक जो फाहियान था, 402 ईस्वी में भारत आया और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 14 वर्ष तक भारत में रहा। कौन? फाहियान। क्लियर है आपको? फाहियान 14 वर्ष तक रहा था। ओके, और यह फाहियान जो था 5वीं सदी के आरंभ में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम है विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम था? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला है सुंगयुन जो 518 ईस्वी में भारत आया और 3 वर्षों में बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां एकत्र करने का प्रयास किया था। फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है वेनसांग, जिसकी पुस्तक थी सी यू की और हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में भारत आया था और 15 वर्ष तक भारत में रहा। और हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति का विवरण इसी से मिलता है। किससे? तो वेनसांग से। ठीक है, 7वीं सदी में आया था। कब? 7वीं सदी में। अगला है इत्सिंग जो 7वीं सदी के अंत में भारत आया। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और भारतीय समाज का इसने वर्णन किया था। क्लियर है चीजें? नेक्स्ट है अरबी यात्री जो इसमें अलबरूनी शामिल है, महमूद गजनवी के साथ आया था 1017 ईस्वी में और आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का निवासी था और किताब इसके द्वारा लिखा गया किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, इसी की रचना है। ठीक है, अलबरूनी की, यानी 11वीं सदी में यह आया था। ओके, और सबसे पहले 1888 ईस्वी में, यहाँ एक फैक्ट है मैं बताता हूं आपको, 1888 ईस्वी में एडवर्ड साची जो एक इतिहासकार थे, उनका नाम था एडवर्ड साची। ठीक है, कौन? एडवर्ड साची अरबी भाषा से तहकीक ए हिंद का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। अंग्रेजी में ये किताबुल हिंद का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। किसने? एडवर्ड साची ने 1888 ईस्वी में इसका अनुवाद कर दिया था। और अरबी लेखक में अलबरूनी था, अल बिलादुरी था, सुलेमान, हसन, निजाम, फरिश्ता जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, निजामुद्दीन, इबन बतूता। तो इबन बतूता के बारे में जानते हैं, इसका यात्रा वृतांत जिसको रेहला कहा जाता है और 1333 ईस्वी में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी यानी न्यायाधीश होता था मुगल साम्राज्य में। ठीक, अन्य लेखकों की बात की जाए तो जैसे तारानाथ 1575 में आया था, 1634 तक रहा था, तिब्बती लेखक था। इसकी ग्रंथ थी कांगियूर और तंगियूर। ठीक, नेक्स्ट मार्को पोलो जो 13वीं शताब्दी के अंत में 1288 से 1292 ईस्वी के पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी माना जाता है। तो ये सारा फैक्ट्स जो था भारतीय इतिहास के जितने भी विदेशी यात्री थे इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब अगले पार्ट में देखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें बताएंगे आपको भारतीय इतिहास का काल विभाजन करेंगे। क्या चीज? काल विभाजन। ठीक है, दूसरे वीडियो में, दूसरे क्लास में मिलेंगे तो भारतीय इतिहास का काल विभाजन करेंगे, जिसमें पाषाण युग के बारे में जानेंगे और प्रागैतिहासिक काल जानेंगे, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, इन सारे चीजों को एकत्रित करके आपको सारे फैक्ट्स क्लियर करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना आपको, ताकि अगला क्लास जब अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अपने दोस्तों में ये लेक्चर शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।